प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास अहमदाबाद, गुजरात से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जन्म होता है जातक का ज्येष्ठ माह में और ग्रीष्म ऋतु। ज्येष्ठ माह में ग्रीष्म ऋतु, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाए, तब उसको उसकी आमदनी समझ में आएगी। अगर घर के निकट रहेगा तो धन थोड़ा बचेगा कम। ग्रीष्म ऋतु में जो लोग जन्मे होते हैं, उनमें एक अच्छी बात यह होती है कि वो अपने क्रोध को बहुत आसानी से दबा लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि उनका क्रोध उनके वश में होता है। क्रोध के देवता होते हैं, मृत्यु के देवी होती हैं। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस्य, काम, प्रमाद, इन सबके देवता होते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनकी प्रबलता बढ़े नहीं, मतलब ये बढ़े नहीं, ये शांत रहे। कृष्ण पक्ष में जातक का जन्म होता है एकादशी तिथि को, और जो लोग कृष्ण पक्ष में जन्मे होते हैं वो संततिवान होते हैं। जन्म होता है रविवार का। रविवार को वार के अधिपति सूर्य देव होते हैं। अभी कुंडली विश्लेषण के ही कार्यक्रम में, शायद कल के ही कार्यक्रम में या किसी कार्यक्रम में, एक दर्शक हैं, उन्होंने पूछा था कि वारेस क्या होते हैं। वारेस का अर्थ होता है वार के ईश, वार के अधिपति। तो जैसे सूर्य के सूर्यवार यानी कि रविवार, तो उसके अधिपति सूर्य हो गए। चंद्रवार यानी कि चंद्रमा, मंगलवार यानी कि मंगल, बुधवार यानी कि बुध, गुरुवार यानी कि गुरु, शुक्रवार यानी कि शुक्र, शनिवार यानी कि शनि, ये वार के अधिपति हैं। वारेस का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो वार रविवार को जन्मे हैं, इस कुंडली के लिए वारेश होते हैं सूर्य देव, जो जन्म कुंडली में छठवें भाव के स्वामी हैं। इस भाव पे मंगल की दृष्टि है, भाग्येश उच्च के हैं और छठवें भाव को देख रहे हैं, और सूर्य बैठे हैं राहु केतु के साथ, अग्नि तत्व के ग्रह होकर के पृथ्वी तत्व की राशि में। लेकिन वो अपना पूर्ण फल करेंगे, व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे तीसरे भाव में, और उनके ठीक पीछे दो शुभ ग्रह बैठे होने से नौकरी का बल बढ़ जाएगा। यह व्यक्ति अपने पूर्वजों के धन को बढ़ाने वाला होता है, देखने में बड़ा सुंदर होता है। आगे बढ़ के बात करेंगे। कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, ये चंद्रमा ठीक नहीं होते। यहाँ के चंद्रमा, कृष्ण पक्ष के एकादशी के चंद्रमा पापक होते हैं, और पापक ग्रह के चंद्रमा जातक को कई बार अनियमित दिनचर्या वाला, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का, पर फिर भी कई बार धर्मांध बना देते हैं। करियर सेटल होने में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आप अगर एक ही बात में चाहेंगे कि सारी चीज़ें आपको मिल जाएं तो थोड़ा मुश्किल होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, और मैंने अभी थोड़े दिन पहले, कल या परसों ही जो कुंडली विश्लेषण बनाया था, उसका भी जन्म नक्षत्र उस जातक का भी उत्तरा भाद्रपद ही था। ये शनिदेव का नक्षत्र है, पर वस्तुतः जातक का जन्म जो हुआ है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 12 अंश यानी कि पहले चरण पे। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण के जो स्वामी देवता हैं, तो नक्षत्र ये किनका हो गया? शनिदेव का। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण के जो स्वामी देवता हैं वो हैं सूर्य। सूर्य और शनि पिता पुत्र तो होते हैं, पर वस्तुतः ये एक दूसरे के शत्रु भी होते हैं। पर ऐसा नहीं है। कई बार मेरे पास कल एक कुंडली मैं शाम में देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं तो इसकी पिता और पुत्र में बनेगी नहीं। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि कई बार हम स्पष्ट फल कथन नहीं करते, और इंटरनेट पे आप लोग जितने लोगों को कुंडली देखते, या फिर आप लोग जितने भी लोगों को देखते हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा लोग सिर्फ भाव फल कथन करना जानते हैं। और वो क्या होता है, वो भाव फल कथन क्या है? एकादशवें में उच्च के मंगल ऐसा कराएंगे तुमको, ये भाव फल कथन हो गया। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में शनि है, तुम्हारी ये हो जाएगी, ये भाव फल कथन है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में उच्च के गुरु हैं, तुम्हारा ये होगा, ऐसा परिणाम देंगे।
ये अधूरा ज्ञान है। स्पष्ट फल कथन ये होता है भाव, भावेश, भाव का कारक, नक्षत्र बल, दृष्टि बल, नवांश का बल, होरा का बल, दृष्काण का बल और डिग्री का बल। भाव के आधार पर डिग्री का बल, कौन से भाव में कौन सा ग्रह किस अवस्था का प्राप्त कर रहा है। जैसे उदाहरण देता हूं, शनि, जैसे शनि ये वृद्ध अवस्था के ग्रह हैं। प्रत्येक ग्रह की अपनी एक अवस्था है। जैसे सूर्य कुमार अवस्था के ग्रह हैं, बुध बाल्यावस्था के ग्रह हैं, शनि वृद्धावस्था के ग्रह हैं। तो शनि अगर वृद्धावस्था के ग्रह हैं और अगर अंश के आधार पर अगर वो वृद्धावस्था की स्थिति में बैठे हैं तो वो अपनी अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि वो ग्रह ठीक बैठा है। हम कई बार ये सोच लेते हैं कि शनि हमारी कुंडली में उच्च के बैठे हैं लेकिन 28 अंश के बैठे हैं तो वो खराब हो गए। ऐसा नहीं है। वो ग्रह अपनी अवस्था को प्राप्त अगर कर रहा है, जैसे बुध, अगर मान लीजिए बुध किशोरावस्था के ग्रह होते हैं, उनका नेचर है वो मतलब अवस्थागत वो किशोर बनाते हैं जातक को, और अगर वो इस अंश पे बैठे हैं तो वो अच्छे हो जाएंगे। तो वो स्पष्ट फल कथन करता होता है जो सारी चीजों का समग्र अध्ययन करने के बाद एक फल बताता है। ये नहीं कि अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं तो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में शनि आपको ऐसा परिणाम देंगे, ऐसे कहने वाले लोग यूट्यूब पे ज्यादा हैं। ये स्पष्ट फल कथन नहीं है और इस तरीके का फलादेश कभी सही होता नहीं है, वो गलत ही होता है। ये 5 बात कहेंगे आपको तो 4 बात, 3 बात, 2 बात, 1 बात लगेगी, आपको लगेगा नहीं सही बोल रहे हैं। जबकि स्पष्ट फल कथन जो होता है वो कभी भी एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट की भांति वहीं पे लगता है और हमें स्पष्ट फल कथन करता ही बनना चाहिए। और उसके लिए आपको नक्षत्रों का समग्र ज्ञान होना चाहिए, अवस्थाओं का समग्र ज्ञान होना चाहिए, ग्रहों को समझना चाहिए और उसमें आपकी तपस्या लगती है, आपका ब्रह्मचर्य का पालन लगता है, आपका भोजन, जीने का तरीका, मंत्र के जप की स्थिति, गुरु का आशीर्वाद, आपका पूरा, आप कितने शांत हैं, कितने धीर। हाँ, क्रोध है पर गलत देखने के बाद, गलत देखने के बाद, ये बात है। तो यहां मैंने ये बात कही कि सूर्य और शनि एक दूसरे के परम शत्रु हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति सूर्य हो गए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का हो गया। अहिर बुधन्य नाम के देवता इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हो गए। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह, उनकी टोटल 60 कन्याएं थी, जिनमें से 60 में से 27 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा से करवा दी। उसी 2700 नक्षत्र, वही 2700 जो कन्याएं थी उनका नाम नक्षत्र पड़ा। वही जो नक्षत्र हैं जो चंद्रमा प्रत्येक दिन उपभोग करते हैं, उनका भोग करते हैं और वो यात्रा करते हैं। इसमें से धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये जो 5 नक्षत्र हैं ये पंचक नक्षत्र कहे गए हैं। तभी तो हमारे यहाँ मैंने कल भी परसों बात कही थी कि इस नक्षत्र में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे कहते हैं कि ये पंचक नक्षत्र में व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ये अपने साथ 5 और लोगों को मारेगा। इस वजह से कुशा के 5 पुरुष बनाए जाते हैं और उसके दाह कर्म में चिता पे उसको भी वैसे ही जलाया जाता है। शास्त्र की बात है, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा। तो कहने का अर्थ ये है, तो अहिर्बुधन्याय नमः, ओम अहिर्बुधन्याय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। घी का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को पीला वस्त्र गुरुवार को, पूर्णिमा को दान करना चाहिए। खिचड़ी ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। लाल चंदन की माला धारण करनी चाहिए। कुशा की जड़ धारण करनी चाहिए। गुलाब की जड़ धारण करनी चाहिए। गुलाब के पुष्प की माला बना करके ठाकुर जी को अर्पित करनी चाहिए। देवी मैया को अर्पित करनी चाहिए। पान का पत्ता, लौंग की माला, तुलसी की माला ठाकुर जी को अर्पित करनी चाहिए। तुलसी की मंजरी की माला। ये सब इस नक्षत्र के जनित दोष हैं और ऐसे जातकों को ना थोड़ा बहुत वात जनित समस्या निरंतर परेशान करते। पेट में गैस बनता है, वही गैस का गोला हर जगह घुटने पे घूमेगा, शरीर के विभिन्न हिस्सों में घूमता है और व्यक्ति को परेशान करता है। यह नक्षत्र की बात है। ऐसे जातक जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हैं वो धार्मिक होते हैं, सहिष्णु होते हैं, परिचित होते हैं, किसी से भी
तुरंत कनेक्ट कर जाते हैं, तुरंत अपना जो है वो जो होता है ना, जैसे कि मेल मिलाप तुरंत तुरंत बना देते हैं, गंभीर होते हैं, सारथी होते हैं दुनिया के किसी भी व्यक्ति के, अपने मित्र इष्ट समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की नियति बुद्धि रखते हैं। गंभीर, इनका रक्त बड़ा शुद्ध होता है, इनके चेहरे की दिव्य आभा सबको प्रभावित करती है। क्लियर है? अब मैं आपको आगे लेके आता हूं प्रीति योग। ऐसे जातक कई बार अपने से बड़ी उम्र की जातिकाओं से प्रेम कर जाते हैं, महिलाओं से प्रेम कर जाते हैं। ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति में सच्चरित्रता है, ज्ञान है, सात्विकता है, शुद्धता है, वैराग्य है, त्याग है, तपस्या है, मनोरथों को पूर्व में जान लेना। जो व्यक्ति सामने वाला चाह रहा है उसको पहले से जान जाना, इसकी इच्छा ये है, ये पहले से ऐसे ब्राह्मण वर्ण वाले जान जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट ये सब नहीं है, ये ठीक है, ये इसका अर्थ ये है कि ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पे शुद्धता है, सात्विकता है, और भोजन शांत करें तो ज़्यादा बढ़िया है। शहद का दान करें, घी का दान करें, काले तिल का दान करें, लोहे का दान करें, बाजरा का दान करें, काले मूंग, काले उड़द का दान करें। क्लियर है? अब आगे बढ़ के बात करते हैं, नक्षत्र से आगे बढ़ते हैं और लग्न पे आते हैं। मीन लग्न की कुंडली बनती है। स्कंद पुराण में देवगुरु बृहस्पति के बारे में एक बड़ी अच्छी बात आई है। उन्होंने देवताओं का पौरोहित्य कैसे स्वीकार किया, तो स्कंद पुराण में बात आई कि भगवान देवगुरु बृहस्पति, जो देवगुरु थे, जो बृहस्पति थे, जो गुरु थे, वो प्रभास क्षेत्र में जाकर के बड़ी कठोर तपस्या करते हैं, और वहां जाकर के वो तपस्या करते हैं। बड़ी कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, और फिर यज्ञ में देवताओं को उनका भाग स्वीकार कराने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, और फिर देवताओं का पौरोहित उन्हें मिल जाता है। भगवान शिव के प्रसन्न होने के बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति को जिनकी पत्नी तारा थी, देवताओं का पौरोहित मिल जाता है। और ये ज्ञान के, सुख के और विषम परिस्थितियों में विपदा से बचाने वाले जातकों को, ऐसा जातक जो होता है वो विषम परिस्थिति में बहुत बड़ी मतलब भीषण विपदा में जातक की सुरक्षा करते हैं, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। देवगुरु बृहस्पति जिस व्यक्ति की कुंडली में बलवान होते हैं, या जो इस नक्षत्र से या लग्न से या इस राशि से प्रभावित होता है, वो व्यक्ति शुद्ध होता है, चैतन्य होता है, ज्ञानी होता है, सुखी होता है, पुत्र उत्पादक क्षमता से युक्त होता है, दिव्य आभा मंडल से युक्त होता है, सांसारिक सुखों से ज़्यादा मानसिक सुखों को भोगने वाला होता है, दानी होता है, निपुण होता है। उसके तर्कस में ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट के बाण नहीं होते। वो शुद्ध होता है, वैमनस्व उसका नहीं होता। वो सदैव लोगों की मदद और सहायता करने वाला परोपकारी दुरात्मा नहीं होता, परोपकारी होता है। क्लियर है? लग्न पे चंद्रमा बैठे हैं, 4 अंश का लग्न है, ये बाल्यावस्था का लग्न होगा। इस वजह से व्यक्ति के स्वास्थ्य में कभी कभी परेशानी आएगी, और कभी कभी उसको निर्णय लेने में थोड़ी बहुत मशक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पर लग्न और राशि एक ही है। लग्न के अधिपति देवगुरु बृहस्पति, राशि के अधिपति भी देवगुरु बृहस्पति। मीन राशि पे चल रही है 7.5, लेकिन शनिदेव आपकी कुंडली में राशि को देख रहे हैं, और खुद उनके ठीक आगे गुरु उनका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, और ठीक उनके पीछे सूर्य राहु बैठे हैं। तो माता के स्वास्थ्य में, हालांकि माता को लंबी आयु तो मिल जाती है, पर थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में कमजोरी, और व्यक्ति के घर परिवार में थोड़े बहुत आंतरिक मानसिक कलह देते हैं। इस कुंडली के लिए शनिदेव 12वें के साथ 11वें भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। लाभ भाव के अधिपति का चतुर्थ में बैठना माता को स्वप्न दिखाने वाला बना देते हैं। माता आपके लक्ष्यों का निर्धारण करने वाली हो जाती है। आपकी चिंता माता को ज्यादा रहती है, माता अनुशासित होती है, ऐसा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद का लग्न, लग्न का मान 4 अंश, इस वजह से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ व्यक्ति के मन बुद्धि चित्त में कोई अव्यवहारिक ज्ञान न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा।
इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। इसमें कमज़ोरी क्या रही? कमज़ोरी रही आपकी कुंडली में कि आपके चंद्रमा पापक हैं, जिसको हमें नियंत्रित करना होगा। आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानि ग्रहा प्रयक्षन्ति शुभाशुभानि का अर्थ होता है कि चंद्रमा पे सारे ग्रहों का बल आश्रित होता है। अगर चंद्रमा कमज़ोर होंगे तो सारे ग्रह थोड़े बहुत ढूलमूल होंगे। क्लियर है? द्वितीय भाव में दो शुभ ग्रह बैठे हैं, जहां शुक्र अपने नक्षत्र के बैठे हैं 17 अंश पे युवावस्था में, और बुध 18 अंश के। ये भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तरुण अवस्था से आगे बढ़ रहे हैं ये दोनों ग्रह। इस कारण से ये दोनों ही व्यक्ति को सुंदर धन, सुंदर बुद्धि, सुंदर नेचर, सकारात्मक व्यवहार देंगे। और नक्षत्र का स्वामी अगर अपने ही नक्षत्र में बैठा हो, शुक्र अपने नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में भरणी नक्षत्र आता है, इस वजह से यहाँ पे शुक्रदेव बलवान हो जाएंगे। और दरअसल उनके ठीक आगे सूर्य बैठे हैं, उनके ऊपर किसी भी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मीन लग्न की कुंडली के लिए भाग्य भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के मंगलदेव मारक भी बनेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी होकर के मंगल की दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति को शौकीन मिजाज का बनाएंगे, लेकिन क्रिएटिव भी होगा। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेंगी, एनर्जेटिक होगा, उसके दिमाग में बहुत सारे विचार एक साथ बनेंगे मंगल की दृष्टि के कारण। फैशन की समझ, बहुत बारीक जानकारी, कालीन पे जिस तरीके से बहुत महीन कसीदाकारी की जाती है, वैसे ही सूक्ष्म अन्वेषण करने वाला होता है। बहुत जल्दी किसी भी बात को छोड़ने वाला नहीं होता, पकड़ करके अंतिम तक रखने वाला होता है। नेवला जिस तरीके से सर्प को रगड़ रगड़ करके मार देता है, वैसे ही परिस्थिति को जब तक ये पूरे तरीके से पीठ पछाड़ ना दे, तब तक व्यक्ति हार मानने वाला नहीं होता। वाणी में एक अलग तरीके का रौब होता है। किसी भी चीज मतलब ग्रास्प जो कैपेसिटी है वो बड़ी तीव्र है, तुरंत ही किसी चीज को सीख जाए, समझ जाए, सुंदर हो जाए, सुंदर बना दे। कलाओं का प्रेमी, कलाओं का पारखी, कलाओं को समझने वाला, मेहनत कश इंसान होता है। छोटे भाई बहनों के ऊपर आश्रित नहीं होता, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहा, अपने मेहनत पे उसे विश्वास होता है, सकारात्मक विश्वास होता है, नकारात्मक विश्वास नहीं होता। क्लियर है? अब आइए आपकी कुंडली में ये आगे बढ़ते हैं। ये मैंने शुक्र बुध की बात की। यहाँ पे शुक्र जो बने हैं वो अष्टम भाव के साथ साथ तृतीय भाव के स्वामी हैं। इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते। इस कुंडली के पापक ग्रह के रूप में शुक्रदेव बनेंगे। अष्टम भाव के अधिपति पे मंगल की दृष्टि व्यक्ति के दिमाग को आंदोलित करेगी और एक जगह पे इकट्ठा होने में परेशान करेगी। वहीं बुध इस कुंडली के लिए सप्तम और चतुर्थ के अधिपति होकर के सप्तमेश होकर के द्वितीय भाव में मंगल से दृष्ट होने के कारण, कई बार शनि मंगल के प्रभाव में आ जाने के कारण कभी कभी दाम्पत्य में मतभेद भी देने वाले बन रहे हैं। मतलब हमें विवाह करने से पहले कुंडली मिला लेने की आवश्यकता होगी। वैसे ये कुंडली चंद्र चक्र से कहें या लग्न चक्र से मंगलीक तो नहीं है, पर फिर भी मेष राशि मेष लग्न और मीन राशि मीन लग्न, धनु राशि धनु लग्न, कन्या राशि कन्या लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न की जातिकाओं से या जातकों से विवाह किया जा सकता है। अपोजिट जो आप समझते हैं। क्लियर है? एजुकेशन इस कुंडली की बहुत अच्छी है। इनके जन्म के बाद पिता का बल बढ़ा है, क्रिएटिविटी पिता की भी बढ़ी है, तार्किकता, समाज में नाम और यश पिता का भी बढ़ा है। और जन्म कुंडली में जो गुरु और मंगल का योग होता है, जैसे इनकी कुंडली में बने हैं, दोनों ही उच्च के हैं, इस वजह से यहाँ पे दोनों ही संतुलित होकर के बेहतर परिणाम करेंगे। इन दोनों की युति बहुत ज्यादा विशेष परिणाम नहीं करती है, लेकिन दृष्टि बहुत अच्छा परिणाम कर जाती है। व्यक्ति की कैपेसिटी अच्छी होती है, धर्म की समझ अच्छी होती है, उसकी कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, परिस्थिति को समझने की शक्ति बड़ी अच्छी होती है। इतनी सारी चीजें। लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, व्यक्ति इमोशनल है, धनी है, मीन राशि के बने हैं। लग्न के अधिपति उच्च के पंचम भाव में, व्यक्ति विवेकवान और सुखी होगा, संततिवान होगा, मेहनती होगा और विवेक के साथ पूर्व जन्म में भी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए थे, इस जन्म में भी उसे अच्छा खानदान मिला है और आगे भी मिलेगा। ये एक छोटा सा था। आगे अब आपकी कुंडली के और भी अन्य ग्रहों से और भावों से आपका परिचय करा देता हूं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के विभिन्न ग्रहों के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले लग्न के अधिपति का उच्च का होना, आश्लेषा नक्षत्र में 18 अंश के अच्छी स्थिति ग्रह की होगी। वहां से बैठ करके ये पंचम भाव, पांचवी दृष्टि से लाभ, सातवीं दृष्टि से लाभ, पंचम दृष्टि से भाग्य और नवीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे, जहां पे तीनों ही भावों में उनकी दृष्टियां अच्छी मानी जाएंगी। यहाँ से बैठ करके वो अपने मित्र की दृष्टि, यहाँ उच्च की दृष्टि, बैठ करके नीच की दृष्टि और यहाँ पे अपने भाव को देखेंगे। यहाँ और यहाँ जो ग्रह की दृष्टि जा रही है ये ज़्यादा अच्छी है बनिस्पत, बल्कि यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, अगर यहाँ मंगल उच्च के नहीं होते तो ये बात नुकसान वाली होती,
पर यहाँ पे पहले से ही एक ग्रह उच्च का होके बैठा है, इस वजह से गुरु की नीच दृष्टि का भी कोई विशेष असर नुकसान के रूप में नहीं होगा और व्यक्ति को लाभान्वित करेंगे। वहीं शुक्र और बुध जैसे दो शुभ ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पे व्यक्ति के मृत्यु को सुखद बनाएंगे और जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति के ऊपर मंगल और केतु की दृष्टि व्यक्ति के जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण, साहस और आध्यात्मिक उन्नति और पथ देंगे। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति धनेश और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति भाग्येश मंगल उच्च के होकर के बैठे हैं। इन दोनों ही भावों के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, उच्च के बैठे हैं। इस वजह से धन, धर्म, चिंतन मनन, आध्यात्म, दान पुण्य, पूजा पाठ, इन सभी बलों का वृद्धि होना ये मंगल के कारण और गुरु के कारण होगा। साथ ही व्यक्ति को जो समझ मिल रही है ग्रहों से वो बहुत ही उत्कृष्ट मिल रही है। द्वितीय भाव में दो शुभ ग्रह बैठे हैं, जिसमें से एक ग्रह जो शुक्र हैं वो अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते हैं। इस वजह से शुक्र की दशा में कई बार व्यक्ति जल्दबाजीपन से युक्त होता हुआ गलत निर्णय लेगा और अपने धन की हानि करेगा। बड़बोलेपन से युक्त होने के कारण भी कई बार उसे आर्थिक नुकसान हो सकता है। वहीं द्वितीय भाव में चर प्रकृति की राशि बनी है, इस कारण से धन जो होगा वो चलायमान होगा। धन आएंगे और जाएंगे, धन आता रहेगा, घूम घूम करके व्यक्ति धन कमा सकता है। मार्केटिंग, इंटेलिजेंस, तकनीक, कंप्यूटर, धन का लेन देन, बैंकिंग, फाइनेंस, सीए, शिक्षकीय योग, उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करना, विदेश जाना, बाहर से रुक करके बाहर जा करके बाहर से धन कमाना, ये सारी चीज़ें द्वितीय भाव से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तृतीय भाव में स्थिर राशि, मेहनत स्थिर है, व्यक्ति धीरे धीरे मेहनत के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। लेकिन वहाँ पे सूर्य और राहु स्थिर राशि में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के मेहनत में स्थिरता होगी, लेकिन व्यक्ति मेहनती होगा और कई बार उसके जीवन में विषम परिस्थितियों का बनना भी देखने को मिल रहा है। बड़े छोटे भाई बहनों से मतभेद जातक के जीवन में देखने को मिलेंगे। उस राहु की दृष्टि भाग्य भाव, लाभ भाव पे और भाग्य भाव पे है, सप्तम भाव पे है। सप्तम भाव पे तो उनकी दृष्टि अच्छी जा रही है, पर भाग्य भाव पे थोड़ी कमजोर और एकादशवें भाव पे भी सामान्य दृष्टि जा रही है। मतलब राहु की दशा में जातक को दाम्पत्य में, भाग्य में और महत्वाकांक्षा में थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिलेगी। उस समय ये व्यक्ति शिकायत करेगा कि भाग्य का हाथ नहीं दे रहा है। तीसरे भाव के बाद तीसरे भाव के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं और जन्म कुंडली के सप्तमेश के साथ बैठे हैं। सप्तम और अष्टम के अधिपति एक साथ, इस वजह से विवाह में कभी कभी मतभेद भी देखने को मिलेगा। पत्नी खर्चीली हो सकती हैं, उनके पास पैसे चले जाएं तो वापस ना आए, या दाम्पत्य में जो भी बात है वो एक साथ निकल करके सामने से फिर पैसे आते नहीं। चतुर्थ स्थान के अधिपति का मंगल से दृष्ट होना और चतुर्थ स्थान में शनि का बैठना, चतुर्थ के कारक का उच्च का होना, व्यक्ति एक से अधिक संपत्ति बुध की दशा में एकत्रित करता है। माता से संपूर्ण एनर्जी प्राप्त होती है, माता से जीवन का लक्ष्य मिलता है, माता का आशीर्वाद, माता से सुख, ये सारी चीज़ें जातक को मिल जाती हैं। माता धार्मिक होती हैं और जातक को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हुए देखना चाहती हैं। हालांकि ये सभी माताओं का होता है, पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही हैं। माता के पास लंबी आयु है, ये शनि के कारण है। इस भाव में बैठ करके शनि एकादशवें भाव में माता के प्रभावों को और भी ज़्यादा बढ़ा ही रहे हैं। चतुर्थ स्थान के अधिपति का द्वितीय भाव में जाना, ये व्यक्ति के आशीर्वाद, सुख, धन धान्य, स्थिर संपत्ति और एक दिमाग में कभी कभी कठोरता, निर्दयता, जिद्दीपन, मूर्खता और आलस्यपन, ये भी शनि की दशा में देखने को मिलेगी। कई बार व्यक्ति अपनी एनर्जी का गलत इस्तेमाल, शनि की दशा में व्यक्ति अपने पद का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है और कई बार वो लोगों को सता भी सकता है। ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। या कई बार थोड़ा कठोर हो जाता है। पंचम भाव के अधिपति उच्च के या लग्न में अगर बैठे हों तो व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि, संतान, दाम्पत्य, विवाह, इन सभी क्षेत्रों से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। पंचम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, पंचम भाव पे स्वयं गुरु का बैठना, लग्नेश और पंचमेश का परिवर्तन में जाना, व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र से अपना मार्ग तय करता है और ज्ञान के क्षेत्र से अपने बुद्धि और तर्क के बल पे धन कमाता है। पंचम भाव में उच्च के गुरु, और जरा ध्यान से देखें तो 18 अंश के बैठे हैं, उनके ठीक पीछे शनि बैठे हैं। इस वजह से कभी कभी यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सभी विषयों पे थोड़ा मंद गति का प्रभाव भी लगेगा। देवगुरु बृहस्पति
1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। वक्री हो जाने से कभी कभी ये एक वर्ष से ज़्यादा का भी समय ले लेते हैं, पर सामान्यतया ये 1 वर्ष एक राशि पे रहते हैं। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा और गुरु का संबंध इस जातक की कुंडली के लिए बहुत ही श्रेष्ठ बना हुआ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जातक यशस्वी है, सुखी है, आध्यात्मिकता के पथ पे चलने वाला दानी है, और अच्छे पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला, पूर्व जन्म में भी धर्म करने वाला, दान करने वाला, मंत्र जापक, गुरु के सानिध्य में रहने वाला, गुरु दीक्षा से युक्त रहने वाला और मौन व्रत धारण करने वाला, कम बोलने वाला मितभाषी है। उसका प्रभाव अभी भी किसी को सताने नहीं वाला, ऐसा है। पर गुरु की महादशा में शनि का अंतर आए या शनि की महादशा में गुरु का अंतर आए तो कई बार ये थोड़ा बहुत व्ययात्मक स्थितियां लेके आएंगे। उसी गुरु की महादशा में जब राहु का अंतर आए तो भी व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत संघर्षों की स्थिति बनते देखी जाएगी। लेकिन गुरु में मंगल, गुरु में केतु, गुरु में चंद्रमा, गुरु में शुक्र, गुरु में बुध, ये सब अच्छी दशाएं जाएंगी। हालांकि गुरु में शुक्र कभी कभी सामान्य परिणाम देंगे या कई बार तटस्थ होकर के परिणाम देते हुए नजर आएंगे। चतुर्थेश या पंचम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना माता का सुख यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति में लेके जा रहे हैं। व्यक्ति के पिता को पद और प्रतिष्ठा से संपन्न होते देखा जाता है जन्म के बाद। 6वें भाव के स्वामी होकर के राहु के संग दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, रहेंगे भले पर कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, पर हड्डियों की बीमारी, पेट की परेशानी, नेत्रों की समस्या, आंखों से पानी आना, इस तरीके की परेशानी, भुजाओं में दर्द, कंधे, कमर और गर्दन के पीछे दर्द, ये सब स्थितियां देखने को मिलती हैं। एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए और चने की दाल का दान करना चाहिए, शहद का दान करना चाहिए। 7वें भाव के अधिपति का द्वितीय भाव में जाना, मंगल से दृष्ट होना और इसके ठीक पीछे राहु का बैठना, चंद्रमा से तीसरे घर में सूर्य का बैठना, ये सारी स्थितियां बहुत ही अच्छी बन रही हैं। मतलब व्यक्ति के पराक्रम, धन, मान, प्रतिष्ठा, आध्यात्म, सुख, इन सभी चीज़ों के लिए ठीक रहेगा। पर कई बार वो अपने व्यापार की तरफ भी व्यक्ति को लेके जाते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी, ड्राई फ्रूट का काम, कपड़े का काम, कशीदाकारी, ऐसा इस तरीके का कोई भी काम व्यक्ति अपने व्यवसाय के तौर पे आजमा सकता है, क्योंकि बुध शुक्र के साथ बैठे हैं। व्यापारेश द्वितीय भाव में बैठे हैं। दशम स्थान भी व्यापार का होता है, साइड बिजनेस का 7वां स्थान होता है। इन दोनों भावों के स्वामी जन्म कुंडली में मंगल और गुरु से प्रभावित हैं। व्यक्ति अपने दिमाग को लगा करके खूब अच्छा धन, प्राइवेट बिजनेस के साथ, प्राइवेट नौकरी के साथ अपना व्यापार, ये सब भी कर सकता है। पत्नी विवाह के बाद या विवाह के बाद भी आने के बाद उसके जीवन में कई बार कुछ लोगों का आना होता रहता है। अष्टम भाव का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है। अष्टम भाव के ठीक 4 घर आगे मंगल, चरित्र का सुख, कोई हिडन ट्रुथ नहीं, मजबूत इच्छा शक्ति, खूब बढ़िया कंसंट्रेशन, वक्त पे दिमाग का काम कर जाना, ये सारी चीज़ें अष्टम स्थान से दिखाई दे रही हैं। सुमधुर वाणी, अच्छा व्यक्तित्व, श्रेष्ठ आचरण, आत्मविश्वास की कभी कभी कमजोरी, बेवजह दिमाग को कई जगह पे लगाना, ये सब अष्टम भाव से देखने को मिल रहा है। धर्म, आध्यात्म, चिंतन, मृत्यु, प्रत्यक्ष दर्शन, परोक्ष दर्शन, स्वप्न शास्त्र को समझना, ज्योतिष शास्त्र को समझना, आध्यात्म को समझना, पुराणों का अध्ययन, उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीजें अष्टम भाव से देखने को मिल रही हैं। लग्न के अधिपति पंचम भाव में बैठे हैं। व्यक्ति विद्या, बुद्धि, विवेक से युक्त है। अष्टमेश अष्टम को देख रहे हैं। चर प्रकृति की राशि बनी है। अपने घर से दूर जाता हुआ व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करेगा, लेकिन अगर बात करें तो बहुत दुखदायी या कष्टप्रद मृत्यु नहीं है। 9वें स्थान के अधिपति का जन्म कुंडली में उच्च का होना, लेकिन शास्त्रकार लिखते हैं कि 9वें भाव के स्वामी का लाभ में जाना उतना अच्छा नहीं होता। ये कभी कभी भाग्य को संघर्ष भी देते हैं। तो एक जो जीवटता है, जो पकड़ने की शक्ति है, जो प्राप्त करने की इच्छा है, जो महत्वाकांक्षा है, वो व्यक्ति की रहेगी। और एक जगह से नहीं, वो कई जगह से धन प्राप्त करने की कोशिश करेगा और उसमें सफल भी होगा। पर उसमें भाग्य के प्रभाव थोड़े कमजोर बनेंगे। मतलब मंगल की दशा में कई बार व्यक्ति के जीवन में भाग्य का प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। बजरंगबली की पूजा, हनुमान जी के 12 नाम, सुंदरकांड, हनुमान जी के 1000 नाम, हनुमान चालीसा, मंदिर दर्शन, मंदिर धोना, अपने कुल देवता की पूजा करना, वास्तु देवता की पूजा करना, ये सब मंगल के बल को बढ़ाएंगे। ऐसे व्यक्ति को जीवन का जो उसका लक्ष्य है वो बड़ा ही स्पष्ट और बिल्कुल ही साफ है, उसमें कोई कोताही नहीं है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सब बातें यहाँ से 9वें भाव से देखने को मिल रही हैं।
दशम स्थान की जो स्थिति बनी है उसके आधार पर दशमेश, ये सबसे अच्छी बात होती है किसी भी कुंडली के लिए कि दशम स्थान के अधिपति उच्च के बैठे हों और वो भी पंचम भाव में बैठे हों। इससे बढ़िया राजयोग कोई नहीं होता। आपकी कुंडली में अगर दशम स्थान के अधिपति पंचम भाव में बैठे हैं और वो देवगुरु बृहस्पति हैं, सर्वाधिक शुभ ग्रह से युक्त हैं और जन्म कुंडली का भाग्येश उच्च का है, चंद्रमा लग्न में है, लग्न और राशि के अधिपति स्वयं उच्च के हो जाते हो, तो अब इससे ज्यादा इस कुंडली की क्या ही प्रशंसा की जा सकती है। ऊपर से आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं जिसका अधिपति बुध इस कुंडली के लिए सप्तम भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में व्यक्ति को सुंदर आचरण वाला, सुमधुर वाणी बोलने वाला और गंभीर नेचर का बना रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे पिता, पैतृक संपत्ति, सामाजिक प्रभाव, राजनीति, राष्ट्रपति बन जाना, राज्यपाल बन जाना, बहुत अच्छे पद पे चले जाना, आईएएस आईपीएस बन जाना, पर चंद्रमा के कमजोर होने के कारण थोड़ी सी डिग्रेडेशन देखने को मिल रही है। लेकिन ये बात ठीक है। एकादशवां स्थान और 12वें भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में माता को थोड़ी बहुत बीमारी दे देते हैं और व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का सुख उसे मिलता रहता है। अगर बात करते हैं चंद्रमा से बैठे विभिन्न ग्रहों की, तो चंद्रमा से द्वितीय घर में बुध व्यक्ति को सुंदर वाणी का बनाते हैं, स्पार्क करने वाला, तुरंत ही बात को समझ जाने वाला, तीव्र बुद्धिगामी। चंद्रमा से द्वितीय घर में शुक्र सुंदर ये भी बनाते हैं और धनवान, स्थिर संपत्ति व्यक्ति अपने पीछे खूब छोड़ जाता है। चंद्रमा से तीसरे घर में राहु पराक्रमी, चंद्रमा से तीसरे घर के सूर्य अपनी बुद्धि का सतत सही इस्तेमाल, वक्त पे इस्तेमाल। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में शनि मंदगामी, धीरे धीरे चलना, गंभीर चाल चलना, शंख की भांति वाणी बोलने वाला, शंख सी ध्वनि। चंद्रमा से पंचम भाव में गुरु गज केसरी, कृष्ण, बहुत ज्यादा किसी को कष्ट न देना, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा आचरण, धार्मिकता, वाक्पटुता, अच्छे मित्रों से युक्त होना, गलत जगह पे धन न खर्च करना, श्रेष्ठ जगह पे लोगों से मैत्री करना, उनको वातावरण अच्छा देना, परोपकारी होना। और चंद्रमा से नवम स्थान के केतु धार्मिक बनाएंगे, जबकि एकादशवें स्थान के मंगल धन मान पद प्रतिष्ठा महत्वाकांक्षा और सद्गुणी बनाते हैं। अब बात एक एक ग्रह की होगी। अब सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 12 अंश पे, नवांश कुंडली में वो तुला राशि में जा रहे हैं। दशमांशा चक्र के लिए वो अष्टम भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में मीन राशि का निर्माण कर रहे हैं, नीच के शुक्र के प्रभाव में हैं। गुरु से षडाष्टक में जा रहे हैं। चंद्रमा की दशा जातक को कंपटीशन देने वाली भी हो सकती है। इसी चंद्रमा की दशा में व्यक्ति का व्यय भी हो सकता है, स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी भी हो सकती है, कारोबार में जहां दिमाग लगना चाहिए वहां नहीं लगेगा, उल्टी पुल्टी घटनाएं होती रहेंगी। शिव जी की पूजा करनी होगी उस समय। सफेद चंदन भगवान को लगाइए, लाल चंदन भी लगा सकते हैं। सूर्य वृष राशि में 10 अंश 19 कला, रोहिणी नक्षत्र, नवांश चक्र में वो बनते हैं लग्न के अधिपति और बैठे हैं उच्च के। इस वजह से सूर्य की दशा और दशमांशा चक्र के लिए भी वो उच्च के ही जा रहे हैं। इस वजह से सूर्य की दशा आरंभ में थोड़ा कष्ट देगी, पर बाकी अपनी दशा काल में वो बहुत सारा प्रभाव सकारात्मक देने वाली बनेगी। उस सूर्य की दशा में मंगल, उसी सूर्य की दशा में गुरु, उसी सूर्य की दशा में चंद्रमा अच्छे परिणाम देंगे। मंगल की दशा उच्च के धनिष्ठा नक्षत्र, बहुत अच्छी स्थिति में अपने नक्षत्र में 25 अंश के बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो सिंह राशि में जा रहे हैं, दशमांशा चक्र में वो वृष राशि में जा रहे हैं। इस वजह से कई बार मंगल की दशा थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में कमजोरी दे सकती है। हालांकि कोई ऐसी अकाल मृत्यु वगैरह का कोई दोष नहीं बनाएगी, लेकिन फिर भी भाग्य का संघर्ष तो कराएगी। उसी मंगल की दशा में व्यक्ति का जो बल है, पत्नी का बल, पत्नी के बल से व्यक्ति की प्रगति मिलती रहती है और कम्युनिकेशन अच्छा होता रहता है। उसी मंगल की दशा में व्यक्ति को समझने की शक्ति में वृद्धि में भी होते या वृद्धि में जाते देखा जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे होने से ग्रह के पास अपना बल रहेगा और थोड़े बहुत मंगल की दशा में दाम्पत्य में खटपट भी होगा, लेकिन पत्नी का बल रहेगा। उनके मतलब विवाह टूटने फूटने का कोई योग नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत घर्षण देखने को मिलेंगे। हो सकता है मतांतर हो, मत में एकता न हो। बुध जन्म कुंडली में बैठे हैं भरणी नक्षत्र के 18 अंश पे, किसी पापग्रह के प्रभाव में नहीं, मंगल की दृष्टि प्राप्त हो रही है, इस वजह से क्रिएटिविटी आ रही है। भाव से वर्ग उत्तम होने के कारण कन्या राशि में बुध की दशा व्यक्ति को प्रतियोगिता में, दुश्मनों से, परिस्थिति को समझने में, दान पुण्य पूजा पाठ और अपने बुद्धि के सही इस्तेमाल करने में
सकारात्मक लाभ देगी और अपने करियर से धन भी देगी। व्यक्ति बुद्धि के बल पे धन कमाता है। देवगुरु बृहस्पति की दशा कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र में 18 अंश के बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हैं, केतु से दृष्ट हैं। उनके ठीक पीछे शनि थोड़ा बल कमजोर कर रहे हैं। नवांश चक्र में वो ग्रह अपनी राशि का बैठ रहा है, अपने भाव से वर्गोत्तम होने के कारण। दशमांशा चक्र में मित्र की राशि में बैठने के कारण देवगुरु बृहस्पति की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी दशाओं में से एक रहेगी, जहां संतान, दाम्पत्य, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक उत्थान और प्रमोशन ये सब मिलेगा। उसी दशा काल में व्यक्ति का विवाह भी हो जाता है। ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। शुक्र द्वितीय भाव में मेष राशि में अपने नक्षत्र में 17 अंश पे तीसरा ग्रह वर्गोत्तम हुआ शुक्र। बुध और शुक्र, गुरु यहां। इस वजह से शुक्र, बुध और गुरु की दशा वर्गोत्तम भाव से होने के कारण बलवान होंगी। कर्म क्षेत्र के लिए शुक्र की दशा कभी कभी भ्रम देने वाली बनेंगी, क्योंकि यहां पे नीच के बैठे हैं और व्यक्ति के वास्तविक परिणाम से थोड़ा दूर लेके जाएगी। उस समय लगेगा कि पक्ष तो मेरे पक्ष में था, फिर वो अंतिम में क्यों बिगड़ गया। तो ऐसा ये देवगुरु शुक्रदेव के कारण ऐसा होगा। शनिदेव की स्थिति मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं, लेकिन मंगल उच्च के हैं, इस वजह से शनि के पास बल रहेगा। 4 अंश के बैठे हैं, नवांश चक्र में वो भी वर्ग उत्तम हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये कुंडली छत्रपति बनने वाली हो गई। 4 ग्रह वर्ग उत्तम जिस कुंडली में हो जाते हो, आचार्य वराह मिहिर के सिद्धांत के आधार पर वो कुंडली कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखती है, हमेशा आगे बढ़ती है, और इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। शनि का प्रभाव नवमांश में भी ठीक, लग्न में भी ठीक है। यहां भाव से वर्गोत्तम, जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति उच्च का, यहां वो अपने नक्षत्र में अनुराधा नक्षत्र में जा रहे हैं, और दशमांशा चक्र में वो शत्रु की राशि में जा रहे हैं। इस कारण से कई बार थोड़ा बहुत घर्षण होगा, लेकिन फिर भी वो 100% अच्छे परिणाम करते हुए देखे जाएंगे। उनकी दशा भी आपके लिए आपका व्यय नियंत्रित करेगी, आपको अनुशासित बनाएगी और परिस्थिति को समझने वाली बनाएगी। और इसी के कारण आपको सबसे ज्यादा माता से लाभ हो रहा है। शनि भी वर्गोत्तम हो गए, शुक्र भी वर्गोत्तम हो गए, बुध भी वर्गोत्तम हो गए, गुरु भी वर्गोत्तम हो गए। अब क्या चाहिए? राहु देव पराक्रमी बना रहे हैं, 5 अंश के बैठे हैं, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस वजह से वो कई बार आपके जीवन में थोड़ा आलस्य, थोड़ा प्रमाद, लेकिन पराक्रमी भी है। वक्त पड़ने पे कई बार व्यक्ति पराक्रम भी दिखाएगा। और छोटे भाई बहनों से मतभेद होगा। माता को लंबी बीमारी अगर पकड़ेगी तो राहु की दशा में पकड़ेगी। केतु की दशा आ रही है, तुरंत लाजवर्त धारण करना चाहिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए। मेष, सिंह और धनु वालों से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। कर्क और वृश्चिक वालों से मैत्री कर सकते हैं। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली उत्तर दिशा की तरफ जा सकती है। विवाह के लिए इस कुंडली के लिए दक्षिण और पूर्व की दिशा बहुत अच्छी रहेगी। भवन पूर्व और उत्तर के मकान में निवास करना बहुत अच्छा रहेगा। ये कुंडली इतनी अच्छी बन रही है। ग्रहों के आधार पर अगर मैं बात करता हूं, एक एक ग्रहों के नक्षत्र के बारे में बात कर दी। अब अंश बल के आधार पर अगर बात करते हैं तो सूर्य 25%, चंद्रमा 100%, मंगल 50% से थोड़े कम, बुध थोड़े 25% के करीब, गुरु और शुक्र 100%, शनि 25%, राहु और केतु अपनी दशा काल में कष्ट दे सकते हैं। होरा चक्र के आधार पर जो स्थिति आपकी कुंडली में बनी है, उसके आधार पर गुरु और मंगल की दशा धनदायक, जबकि शनि की दशा मानसिक कष्ट कभी कभी देगी प्रभाव से, जबकि शुक्र, बुध, राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा मानसिक शांति देंगे। भवन, भूमि, वाहन का सुख आपकी कुंडली में 100% है, लेकिन एक्सीडेंट का भी योग लगेगा मंगल के कारण, और कई बार गुरु के कारण इसकी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। माता और पिता में से पिता के साथ संबंध कभी कभी खटपट ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। माता को लंबी बीमारी ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। संतति का सुख आपकी कुंडली में 100% से है। ये कुंडली पूजा पाठ, करियर को आगे बढ़ाने के साथ करेगी, मतलब अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ेगी। ज्ञान का बल, धर्म का बल, आध्यात्म का बल, चिंतन का बल, मंत्र का बल, गुरुज के आशीर्वाद का बल जातक के पास सदैव रहेगा। सावधान किस दशा में रहना है? अरिष्ट चक्र के आधार पर शनि की दशा में रोग हो सकता है, शुक्र की दशा में रोग हो सकता है, सूर्य, राहु और केतु की दशा में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। मतलब ये टोटल 5 ग्रह स्वास्थ्य में परेशानी देंगे, और जिसमें सबसे ज्यादा कष्ट शनि वात जनित समस्या के कारण और शुक्र पाचन तंत्र के कारण देंगे। मृत्यु सुखद है, कष्ट वाली मृत्यु नहीं है। नक्षत्र के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली के लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपकी कुंडली के लिए 3 रहेगा। इस कुंडली के लिए नक्षत्र के आधार पर धनिष्ठा, अनुराधा, भरणी, रोहिणी, उत्तरा भाद्रपद, हस्त, अश्विनी, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दिन गुरुवार और
सोमवार के साथ मंगलवार का बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा पे गुरु का प्रभाव और शनि का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति धर्मशास्त्र से युक्त रहेगा। मंगल पे राहु और गुरु का प्रभाव है, इस वजह से कैपेसिटी अच्छी रहेगी। केतु के ऊपर गुरु, सूर्य और राहु का प्रभाव है, इस वजह से धार्मिकता रहेगी। शुक्र और बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति क्रिएटिव होगा और धन बचाएगा। बहुत सॉफ्टली धन बचा लेता है, ऐसा नहीं कि कट कट करके धन बचाएगा, आराम से धन बचा लेता है, मतलब धन रहता है, भविष्य सुरक्षित हाथों में है। ग्रह सारे अच्छे बैठे हैं, 4 ग्रह वर्गोत्तम है, मतलब कुंडली ऐसे ही बलवान हो जाती है। क्लियर है? कोई भी शुभ कार्य करना हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मंगल की दशा का, गुरु की दशा का, शुक्र बुध के साथ चंद्रमा की दशा का। परेशान होंगे आप सूर्य, राहु और शनि में, रुकना चाहिए या बच जाना चाहिए। ये इतनी सारी चीजें। गुरुवार का व्रत करना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, पीपल के पत्तों की माला बजरंगबली को अर्पित करनी चाहिए। क्लियर है? और क्या बताऊं? दशमांसा चक्र में लग्न के अधिपति पंचम में या नवम में बैठे हैं, ये बहुत बढ़िया है। व्यक्ति कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा जिसमें धर्म की हानि हो, और उसके कर्म क्षेत्र से वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता हुआ दिखेगा, पर प्रतिष्ठापन्न होगा और अपने नाम पे बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करता है और बहुत सारी संपत्ति छोड़ करके चला जाता है। ये सब कुछ छोड़ता है, पराक्रमी होगा और यश मान पद प्रतिष्ठा से युक्त होगा। कोई भी काम अधार्मिक कृत्य नहीं करेगा। इतनी सारी चीजें हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।